जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एफएम गोल पर। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और यदि हम पिछले सेशन की बात करें तो साथियों हम लोगों ने देखा था कि राजनीतिक सिद्धांत के कितने प्रकार होते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के दो प्रकार होते हैं। एक मैंने बताया था आपको कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा मैंने आपको बताया था कौन सा, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या फिर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या फिर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पर हमारी पूरी चर्चा हुई थी। और चलिए आज हम देखते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में, थोड़ा मैंने बता भी दिया था और आज देख लीजिएगा। चलिए तो आप एक डायग्राम बनाइए साथियों। कुछ नहीं बनाना, एक गोला बनाना है। क्या बनाना है? एक गोला बनाना है, एक सर्कल बनाना है साथियों। ठीक है। ये क्या है? ये है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ये क्या है? ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ये कब अस्तित्व में आया? तो ये 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। कब भैया? 20वीं शताब्दी में यह अस्तित्व में आया। कब आया? तो 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया। ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत होता है, इसका जो दृष्टिकोण है साथियों, इसका जो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण कैसा है? इसका जो दृष्टिकोण है ये कैसा है? तो ये वैज्ञानिक है। क्या है? ये वैज्ञानिक है। ठीक है ना। इसका दृष्टिकोण कैसा है? वैज्ञानिक है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। किसके? तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। किसके अध्ययन पर? तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। इसने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने पर बल दिया। यानी कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। लिखिए, यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। ये क्या करता है? यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। जबकि मैंने आपको परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो था उसका दृष्टिकोण कैसा था? उसका दृष्टिकोण कैसा था? दार्शनिक था या फिर आदर्शवादी था। लेकिन परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत किस पर बल देता था? तो वह तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता था। जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है यह तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है ना। और ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था यह संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की उपेक्षा करता है। यानी कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत ने संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास नहीं किया। जबकि साथियों आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या हुआ कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया, उस पर बल दिया साथियों, है ना। ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है यह वैज्ञानिक पद्धत, कौन कौन सी पद्धत? वैज्ञानिक पद्धत और वैज्ञानिक उपागम। भैया जो पद्धत होती है वही उपागम इसमें प्रयोग होगी। वैज्ञानिक उपागम पर बल देता है। किस पर बल दिया इसने? इसने वैज्ञानिक पद्धत और वैज्ञानिक उपागम पर बल दिया। यह जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है यह अनुभव मूलक पद्धत, अनुभव मूलक पद्धति और
आगमन पद्धति, कौन सी? आगमन पद्धति पर आधारित है। कौन सी पद्धति? अनुभव मूलक पद्धति और आगमन पद्धति पर आधारित है। अनुभव मूलक पद्धति मतलब करके सीखते हैं हम, कोई काम करके सीखते हैं, मतलब पहले हम काम कर लेंगे, अनुभव ले लेंगे उस चीज का, उसके बाद हम उस चीज के बारे में सीखेंगे। तो अनुभव मूलक पद्धति मतलब करके सीखना। आगमन पद्धति का मैंने बताया थी, आगमन पद्धति क्या है? निगमन पद्धति का उल्टा है। जहां निगमन पद्धति सामान्य से विशेष की ओर चलता है, जिसमें उत्तर पहले से मालूम हो। मैंने आपको बताया था कि निगमन पद्धति में कौन कौन से विषय आते हैं, ज्यामिति, दर्शन, गणित, ये सब किस में आते हैं? तो निगमन पद्धति में आते हैं। वही आगमन पद्धति में क्या होता है कि ये सामान्य से ये विशेष से सामान्य की ओर चलता है। निगमन पद्धति सामान्य विशेष की ओर चलता है, लेकिन आगमन पद्धति विशेष से सामान्य की ओर चलता है। यह उल्टा है किसका? यह आगमन पद्धति से यह विशेष से, कहाँ से? यह विशेष से सामान्य की ओर चलता है, विशेष से सामान्य की ओर चलता है, और इसमें उत्तर हमें पता नहीं होता, उत्तर हमें पता नहीं होता है। तो हमें इसमें उत्तर नहीं पता होता, लेकिन आगमन पद्धति में हमें उत्तर पता होता है ना। ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है साथियों, ये कैसा है? ये स्वायत्त है। ये क्या है? यह स्वायत्त है। इसमें अपनी अध्ययन सामग्री के लिए यह जो है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, निर्भर नहीं है ये अपनी अध्ययन सामग्रियों को लेकर के किसी के ऊपर, बल्कि अपनी अध्ययन सामग्री स्वयं से ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमने इसे क्या कहा? इसलिए हमने इसे स्वायत्त कहा। ये क्या है? ये स्वायत्त है। ये क्या है? ये स्वायत्त है, स्वायत्त है। यह कब अस्तित्व में आया? तो साथियों यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। कब आया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अस्तित्व में कब आया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया, जबकि जैसे मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो इतनी बात आपको समझ में आई। इसकी तुलना करें हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत से, तो मैंने आपको बताया था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जिसका दृष्टिकोण कैसा था? तो दार्शनिक था। वहीं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण कैसा है? तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना। जहां परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता, वहीं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है, तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए, दूसरा मैंने आपको बताया कि जहां परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत आदर्शों, मूल्यों और मानकों पर आधारित है, इसने संस्थाओं के अध्ययन पर बल दिया और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास नहीं किया। वहीं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत ने मनुष्य के व्यवहार को जानने का प्रयास किया, अर्थात मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर उसने बल दिया साथियों, उसने बल दिया, है ना। ये मैंने आपको बताया। ये जो हमारा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था, यह स्वायत्त नहीं था, यह स्वायत्त नहीं था, क्योंकि यह अपनी अध्ययन सामग्री दर्शन, कानून और इतिहास से प्राप्त करता था। किससे प्राप्त करता है? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अपनी अध्ययन सामग्री दर्शन, कानून, इतिहास से प्राप्त करता है। वहीं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कैसा है? स्वायत्त है,
क्योंकि यह अपनी अध्ययन सामग्रियों को लेकर के किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, यह अपनी अध्ययन सामग्रियां स्वयं प्राप्त कर लेता है। इतना मैंने आपको बताया। जहां परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कौन कौन सी पद्धति पर आधारित है, तो साथियों ऐतिहासिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति या फिर इसे हम चिंतन मूलक पद्धति बोलते हैं, कानूनी पद्धति, निगमन पद्धति, इन सब पर आधारित है। वहीं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आगमन पद्धति, अनुभव मूलक पद्धति पर आधारित है और वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है। इतना मैंने आपको बताया। यह जो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कब से कब तक विद्यमान रहा, तो 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक यह विद्यमान रहा। जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत 20वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया साथियों, है ना। इतनी बात मैंने आपको बता दी है साथियों। ये जो हमारा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, इसके उदय में साथियों ग्राहम बालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, मैंने आपको बताया कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में ग्राहम बालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और ऑर्थर वेंटले की पुस्तक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी पुस्तक, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लिखिए साथियों, यहां पर लिखिए आधुनिक, ये ऐसे तीर का निशान लगाकर लिखिए कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में ग्राहम बालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और ऑर्थर वेंटले की पुस्तक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो मैंने आपको बताया कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में ग्राहम बालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और ऑर्थर बेंटले की पुस्तक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है साथियों। ग्राहम बालेस ने मनोविज्ञान की सहायता से क्या किया, तो ग्राहम बालेस ने मनोविज्ञान की सहायता से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया। किसने, तो ग्राहम बालेस ने मनोविज्ञान की सहायता से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया, जबकि ऑर्थर बेंटले ने समाज विज्ञान की सहायता से समूह के अध्ययन पर बल दिया। समूह मतलब लोगों के अध्ययन पर बल दिया साथियों, है ना। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया साथियों, जहां ग्राहम बालेस ने मनोविज्ञान की सहायता से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया, वहीं ऑर्थर बेंटले ने समाज विज्ञान की सहायता से समूह के अध्ययन पर बल दिया। चलिए साथियों लिखिए,
ग्राहम बालेस ने मनोविज्ञान की सहायता से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया, जबकि आर्थर वेंटले ने समाज विज्ञान की सहायता से समूह यानी कि मनुष्य के समूह पर बल दिया। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि भैया जहां ग्राहम बालेस ने मनोविज्ञान की सहायता से मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को जानने का प्रयास किया, वहीं आर्थर वेंटल ने समाज विज्ञान की सहायता से समूह के अध्ययन पर बल दिया। मनुष्य के समूह के अध्ययन पर बल दिया साथियों। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो साथियों आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन एवं सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है साथियों। किस का? तो अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल। लिखिए, मार्कर बदल दे जरा, यहां आप लिखिए साथियों कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन एवं सोशल साइंस रिसर्च सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। साथ ही सन 1925 में शिकागो विश्वविद्यालय, अमेरिका का जो शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्रियों की एक बैठक हुई। कब? 1925 में। सन 1925 में राजनीतिक शास्त्रियों की एक बैठक हुई। कहां पर? शिकागो विश्वविद्यालय में। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत चलता हुआ आ रहा है, ये जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, यह लोगों की समस्याओं के समाधान में सक्षम नहीं है।
ये क्या है? यह लोगों की समस्याओं के समाधान में सक्षम नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत को बदल करके हमको इस सिद्धांत की जगह दूसरे सिद्धांत को अपना लेना चाहिए। चलिए साथियों, लिखिए। सन 1925 में 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत लोगों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए हमें इस सिद्धांत की जगह एक नए सिद्धांत को अपनाना चाहिए। एक नए सिद्धांत को अपनाना चाहिए। तो 1925 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में एक राजनीतिक शास्त्रियों की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यह जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, यह लोगों की समस्याओं के समाधान में क्या नहीं है? सक्षम नहीं है। इसलिए हमें इस सिद्धांत की जगह दूसरे सिद्धांत को अपना लेना चाहिए। ये किसने डिसीजन लिया? तो ये डिसीजन शिकागो विश्वविद्यालय में जो बैठक हो रही है राजनीतिक शास्त्रियों की, उसमें ये निर्णय लिया जा रहा है। साथियों, राजनीतिक यानी कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है, इसके उदय में चार्ल्स मेरियम का बड़ा योगदान माना जाता है। किसका? चार्ल्स मेरियम का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो 1925 में जो बैठक हुई है शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्रियों की, इसमें ये जो अपनी बैठक हो रही है, इस बैठक में जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है? तो चार्ल्स मेरियम की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मैंने आपको बताया कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में चार्ल्स मेरियम का अत्यधिक योगदान माना जाता है, क्योंकि 1925 में हुई शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्रियों की बैठक चार्ल्स मेरियम की अध्यक्षता में हुई थी। इसलिए चार्ल्स मेरियम को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का बौद्धिक जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को इसका बौद्धिक जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के तो चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है। चलिए साथियों, लिखिए इसे, जरा इसे रफ कीजिए 1 मिनट।
चलिए साथियों, लिखिए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के उदय में चार्ल्स मेरियम, कौन भैया? चार्ल्स मेरियम का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है क्योंकि 1925 में हुई शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्रियों की बैठक में चार्ल्स मेरियम अध्यक्ष के पद पर थी। अध्यक्ष के पद पर चार्ल्स मेरियम क्या थे? अध्यक्ष थे। यहाँ पर लिखिए थे, अध्यक्ष के पद पर थे। इसीलिए चार्ल्स मेरियम को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का बौद्धिक जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्धिक जनक कहा जाता है। क्योंकि भैया जब जिस व्यक्ति के दिमाग से काम हो रहा है उसको तो बौद्धिक जनक कहेंगे, क्योंकि उस समय चार्ल्स मेरियम कौन है? अध्यक्ष है। शिकागो विश्वविद्यालय में जो राजनीतिक शास्त्रियों की बैठक हुई है तो किसकी अध्यक्षता में काम हो रहा है? तो चार्ल्स मेरियम की। तो अध्यक्ष कौन हुए? चार्ल्स मेरियम। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसीलिए चार्ल्स मेरियम को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का क्या कहा जाता है? हम जो है जनक कहते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का कैसा जनक? बौद्धिक जनक कहते हैं। ये जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत या फिर व्यावहारिक राजनीतिक सिद्धांत है, यह किस पर बल देता है साथियों? तो यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। ये आप जानते हैं। ये किस पर? मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। यदि आपसे साथी एक सवाल और पूछ सकता है यहाँ पर कि जो चार्ल्स मेरियम है, चार्ल्स मेरियम की पुस्तक का क्या नाम था? चार्ल्स मेरियम की पुस्तक का नाम क्या था? तो प्राइमरी इलेक्शन किसकी पुस्तक है? तो चार्ल्स मेरियम की पुस्तक का नाम है। तो मैंने आपको बताया कि जो व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत है, ये मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार पर इसने बल दिया। ठीक है। इस व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत ने क्या बताया? व्यवहारवादी राजनीति को प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित बताया। लिखिए, व्यवहारवादी राजनीति को प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित बताया।
प्राकृतिक विज्ञान पर आधारित बताया साथियों। इसमें राजनीतिक सिद्धांत, ये जो राजनीति है इसमें क्या बताया गया है, इसमें राजनीति को, राजनीतिक विज्ञान को मूल्य निरपेक्ष बताया, बनाने पर बल दिया। यानी कि ये जो व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत है इसमें क्या हुआ, इसमें राजनीतिक विज्ञान जो है, राजनीतिक विज्ञान को मूल्य निरपेक्ष बनाने पर बल दिया। लिखिए, इसमें राजनीतिक विज्ञान को मूल्य निरपेक्ष बनाने पर बल दिया, अर्थात तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया, तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया, अध्ययन पर बल दिया, अर्थात किसके अध्ययन पर, तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया साथियों। एक विचारक हैं रॉबर्ट डाहल। कौन है? रॉबर्ट डाहल एक विचारक हैं साथियों। रॉबर्ट डाहल का क्या कथन है, तो उन्होंने कहा कि व्यवहारवादी राजनीति के सिद्धांत परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में एक आंदोलन है। लिखिए, रॉबर्ट डाहल का कथन है, रॉबर्ट डाहल का कथन है, रॉबर्ट डाहल का कथन है। क्या कथन है रॉबर्ट डाहल का? कि व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत परंपरागत या फिर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में एक आंदोलन है, तो कौन? रॉबर्ट डाहल क्या कहते हैं कि व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत और परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत में क्या है? एक आंदोलन है। क्या है भैया? एक आंदोलन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई साथियों? ठीक है। ये जो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में जिस राजनीति का उदय हुआ वो कौन सी राजनीति कहलाई? वो शक्तिवादी राजनीति कहा जाता है उसे। लिखिए, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में जिस राजनीति का उदय हुआ उसे शक्तिवादी, कौन सी वादी भैया? शक्तिवादी राजनीति कहा जाता है। शक्तिवादी राजनीति या फिर पावर ऑफ पॉलिटिक्स, कौन सी भैया? पावर ऑफ पॉलिटिक्स तो कौन सी राजनीति? शक्तिवादी राजनीति का उदय यहां पर हुआ। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में जिस राजनीति का उदय हुआ उसे हमने कौन सी राजनीति कहा? तो शक्तिवादी राजनीति या फिर पावर ऑफ पॉलिटिक्स कहा साथियों।
आगे चल करके व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के लिए डेविड ईस्टन ने, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत के लिए डेविड ईस्टन ने साथ ही कुछ मॉडल, कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए, कुछ मॉडल, कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए जिससे मनुष्यों के राजनीतिक व्यवहार को अच्छी तरीका से जाना जा सके, जिससे मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को सही सही जाना जा सके। किसने प्रस्तुत किए? तो डेविड ईस्टन ने कुछ मॉडल, कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए जिससे कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को सही सही जाना जा सके। इसलिए साथियों, हम डेविड ईस्टन को व्यवहारवादी राजनीति का जनक कहते हैं। किसका जनक कहते हैं? व्यवहारवादी राजनीति का, या फिर व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। किसको? व्यवहारवाद को जनक कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है किसको? डेविड ईस्टन को। ठीक है ना, डेविड ईस्टन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है ना। चलिए, इससे आगे साथियों हम कल देखेंगे। एक क्लास और होगी हमारी, जहाँ तक है एक क्लास और होगी, उसी के साथ हम लोग क्या कर देंगे, इस चैप्टर को बिल्कुल समाप्त कर देंगे। ठीक है साथियों, बिल्कुल समाप्त कर देंगे इस चैप्टर को। इसके बाद हमारा चैप्टर नया आएगा, राज्य का अर्थ और राज्य के निर्माणक तत्व। उसे हम देख लेंगे, लगभग 1 या 2 क्लास उसमें होंगी। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देख लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।